एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो पिछले 1 घंटे में हमारा यूनिट टेस्ट हुआ है, जो कि सेकेंड राउंड का चौथा टेस्ट था, और इस टेस्ट में यूनिट 4 यानी कि सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग का टेस्ट हुआ है। तो उसके उत्तर को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, एक बार पुनः आप सभी भारतवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मैं आनंद कुमार साव आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। यदि किसी भी प्रकार का आपको नेट सेट गेट के बारे में कोई जानकारी चाहिए या कोई समस्या का समाधान चाहिए तो इस फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। ये जो बगल में दिया गया हमारा QR कोड, ये हमारे YouTube चैनल का QR कोड है। आप गूगल लेंस में जा करके इस QR कोड को स्कैन करके हमारे YouTube के सब्सक्राइबर बन सकते हैं और नोटिफिकेशन सही समय पर पा सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड है। यहाँ पर भी गूगल लेंस के द्वारा आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पेपर को PDF फॉर्म में सेंड किया जाता है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर हमारे जुड़ चुके हैं, जो कि सभी के सभी लाइफ साइंस से रिलेटेड हैं। ये बगल में जो दिया गया है QR कोड, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है। यहाँ पर भी सभी के सभी बच्चे लाइफ साइंस के जुड़े हुए हैं। आप भी अपने व्हाट्सएप को ओपन करें, राइट साइड के ऊपर में जो कैमरा का आइकॉन दिया होगा उस कैमरा को टच करें और इसको स्कैन करके जुड़ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम देखते हैं। हमारा राउंड सेकंड चल रहा है। जो विद्यार्थी हमारा पहला राउंड के टेस्ट को नहीं देख पाए हैं, वहाँ पर लगभग 15-16 टेस्ट लिए गए हैं। उन सभी टेस्ट को हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके CG सेट 2026 लाइफ साइंस वाले फोल्डर को ओपन करके वहां पर जुड़ सकते हैं। यह हमारा चौथा टेस्ट है, यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। टोटल 50 प्रश्न आए हुए थे। प्रत्येक प्रश्न में 2 नंबर थे। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर था। समय था हमारे पास केवल 1 घंटे का। ठीक, ये चलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम केवल प्रश्न पढ़ते जाएंगे, हिंदी में अनुवाद करके उसके उत्तर को बताते जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि व्हिच मोनोमेरिक जी प्रोटीन act as the immediate molecular switch downstream of receptor tyrosine kinase to launch the मैप काइनेज। कि जब भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे चलती है तो जब आगे की तरफ आते हैं तो कौन सा मोनोमेरिक जी प्रोटीन है, ठीक, जो कि मैप काइनेज को एक्टिव करता है। तो कौन है जी? वो है हमारा रेस प्रोटीन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कोलेरा टॉक्सिन डिसरप्ट इंटेस्टाइनल फ्लूइड एब्जॉर्प्शन by locking which signaling component into a permanently active GTP bound conformation। कि कोलेरा टॉक्सिन जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल सेल पे जाके वर्क करता है और वो किसी परमानेंटली जीटीपी बाउंड एक कोई प्रोटीन है उसको एक्टिव फॉर्म में ही परमानेंटली बाउंड कर देता है, जिससे लगातार हमारे एपिथेलियल सेल से डिहाइड्रेशन होते रहता है। तो वो कौन सा प्रोटीन है जिसको ये बाइंड करता है? कोलेरा टॉक्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा हमारा जी अल्फा एस सब यूनिट ऑफ हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। ठीक, जी अल्फा सब यूनिट को, एस मतलब स्टिमुलेटरी है ये। ठीक, कैसे होता है क्या होता है जानने के लिए आपको क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्लास बताने लगूँ तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, इसलिए मैं केवल उत्तर बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हिच सेकंड मैसेंजर इज जनरेटेड डायरेक्टली बाय द फास्फोलाइपेज सी क्लीवेज एंड डिफ्यूज थ्रू द साइटोसोल एंड टू ओपन कैल्शियम आयन चैनल ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि फास्फोलाइपेज सी एक एंजाइम है, ये जब क्लीवेज करता है किसको? PIP2 को IP3 और डैग में, तो IP3 चला जाता है सीधा कहाँ पे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन को ओपन कर देता है, कैल्शियम आयन चैनल को ओपन कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, इनोसिटाल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट यानी कि IP3। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। द क्लासिक जैक स्टार्ट पाथवे
हैवीली यूटिलाइज्ड बाय साइटोकाइन रिसेप्टर। ये जो जैक स्टेट पाथवे चलता है वो साइटोकाइन रिसेप्टर के द्वारा उसको यूज किया जाता है। रिप्रेजेंट व्हिच टाइप ऑफ रिसेप्टर काइनेज कन्फिग्रेशन, यहाँ पर जो रिसेप्टर यूज होता है वो रिसेप्टर किस प्रकार का काइनेज कन्फिग्रेशन का रखता है। तो वो जो क्वेश्चन नंबर चौथा है उसका उत्तर हो जाएगा सी, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रिक्रूटमेंट। मतलब ये जो हमारे पास साइटोकाइन रिसेप्टर है, इस साइटोकाइन रिसेप्टर के साइटोसोलिक टेल वाले भाग पर कोई काइनेज एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, इसलिए लिखा है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रिक्रूटमेंट। यहाँ पर कोई रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जैसी कोई एक्टिविटी इस साइटोकाइन रिसेप्टर के पास नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जैक स्टेट पाथवे इस प्रकार से चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ वेंट सिग्नलिंग, यदि वेंट लाइगेंड बोल रहा है, यदि वेंट नहीं है, वेंट ऑफ स्टेट है, तो बीटा कैटेनिन इज continuously targeted for proteasomal degradation by the destruction complex utilize which की काइनेज। कि जब वेंट नहीं है तो बीटा कैटेनिन हमेशा टूटते रहता है एक प्रोटेजमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो वो प्रोटेजमल कॉम्प्लेक्स कौन से काइनेज को यूज करता है, कौन से काइनेज के द्वारा वो एक्टिव होता है। ठीक, तो काइनेज का नाम क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 ये है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हिच कंजर्व्ड स्ट्रक्चरल डोमेन अलाउ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग adapters to specifically recognize and bind to phosphorylated tyrosine residue on the activated receptors। क्या बोल रहे हैं, व्हिच कंजर्व स्ट्रक्चरल डोमेन, कि ऐसा कौन सा डोमेन है जो साइटोसोल तरफ पाई जाती है और कंजर्व है, ज्यों का त्यों है, कभी बदला नहीं अब तक। allow intracellular signaling adapters to specifically recognize and bind to the phosphorylated tyrosine residue on the activated receptor। एक्टिवेटेड रिसेप्टर पर फास्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू में बाइंड करने वाला ऐसा कौन सा कंजर्व सीक्वेंस है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा SH2 SRC होमोलॉजी 2 डोमेन, ये है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जी। द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज बी, जिसको AKT के नाम से जानते हो, इन सेल सर्वाइवल पाथवे रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ PIP3 एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय व्हिच एंजाइम। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज बी इन सेल सर्वाइवल पाथवे, कि प्रोटीन काइनेज बी जब एक्टिव होता है किसमें, एक सेल सर्वाइवल पाथवे में, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ PIP3 एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय व्हिच एंजाइम, कौन से एंजाइम के द्वारा इस PIP3 का सिंथेसिस किया जाता है। ठीक, और उस समय ये प्रोटीन काइनेज बी एक्टिव होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारा उत्तर हो जाएगा बी, फास्फोइनोसिटाइड 3 काइनेज, PI3 काइनेज, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। भाई इसको बहुत ज्यादा समझना है तो आपको सिग्नलिंग को समझना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज द मेजर साइटोप्लाज्म एंकर्ड इनहिबिटर दैट ब्लॉक द न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन ऑफ NF-κB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कि साइटोप्लाज्म में पाने वाला ऐसा कौन सा इनहिबिटर है जो न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी को न्यूक्लियस तक जाने से रोकता है। तो कौन है, इनहिबिटर कप्पा बी, IKB इनहिबिटर कप्पा बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा receptor superfamily propagate signal directly from the membrane to the nucleus by phosphorylating which class of transcription factor। कि जब TGF बीटा रिसेप्टर का सिग्नलिंग चलता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक जाने वाला इसमें से कौन सा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो वो कौन है, स्मेट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं जी। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज पैराक्राइन सिग्नलिंग गैस that induce rapid smooth muscle relaxation by
डायरेक्टली एक्टिवेटिंग व्हिच इंट्रासेलुलर एंजाइम, कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जब इसका सिग्नलिंग चलता है, इसके सिग्नलिंग से क्या होता है, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये इस सिग्नलिंग में कौन सा एक इंट्रासेलुलर एंजाइम एक्टिव होता है, तो उस एंजाइम का नाम बताना है आपको। तो सोलुबल ग्वानिलिल साइक्लिस, सोलुबल ग्वानिलिल साइक्लिस एंजाइम ये एक्टिव होता है, तब जाके नाइट्रिक ऑक्साइड अपना फंक्शन कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जी। व्हिच स्पेसिफिक सब यूनिट ऑफ हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स possesses the intrinsic GTPase catalytic activity responsible for self inactivation। क्या बोल रहा है कि जब जीपीसीआर चलती है उस समय हेटेरोट्राइमेरिक जो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है possesses the intrinsic GTPase catalytic, इनके पास इंट्रिंसिक जीटीपीएच कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है। ऐसा कौन सा सब यूनिट है जो खुद के इनएक्टिवेशन के लिए, खुद को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो 11 का है जी अल्फा सब यूनिट, इसके पास जीटीपीएच एक्टिविटी पाई जाती है। ठीक, पूरा आप प्रोसेस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा जी, है ना। कि मैं इसे एक लाइन बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, आज जो मैं बोल पा रहा हूँ वो कई दिनों का मेहनत है, तब जाके मैं आपको बोल पा रहा हूँ, इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ड्यूरिंग द डाउन रेगुलेशन एंड desensitization of G protein coupled receptor GPCR, which scaffold protein bind to the phosphorylated GPCR to arrest under G protein signaling, arrest further G protein signaling। कि जब जीपीसीआर सिग्नलिंग चला रहा होता है, फास्फोराइलेटेड जीपीसीआर, उसको इनएक्टिव करना है, तो कौन ऐसा स्कैफोल्ड प्रोटीन है, फोल्ड करके पकड़ने वाला प्रोटीन है जिसको अरेस्ट करता है? तो सीधा सा नाम है अरेस्टिन। अरेस्टिन आता है और एक्टिवेटेड जो एक्टिव है जीपीसीआर को यू आर अंडर अरेस्ट कर देता है, अरेस्टिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। Which accessory protein accelerate the self inactivation of heterotrimeric G protein by boosting G alpha GTPase activity? जीपीसीआर में ऐसा कौन सा हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है जो जी अल्फा जीटीपीएच एक्टिविटी को बूस्ट करता है और खुद के एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देता है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। व्हिच एसेसरी प्रोटीन, सहायक प्रोटीन बोल रहा है, कौन सा वो सहायक प्रोटीन है जो एक्सीलरेट द सेल्फ इनएक्टिवेशन, जो खुद के इनएक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसके इनएक्टिवेशन के लिए? हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन के इनएक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बाय बूस्टिंग द जी अल्फा जीटीपीएच एक्टिविटी। जी अल्फा जीटीपीएच एक्टिविटी को और एक्टिव कर देता है, और जब जीटीपीएच एक्टिविटी हो जाती है तो जी प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसा कौन है जो उसको मदद करता है? तो ऐसा कौन है बोलने पर ये आरजीएस, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, 13 का बी। अगर जी प्रोटीन में ऐसा कौन है तो जी अल्फा, लेकिन जी अल्फा की जीटीपीएच एक्टिविटी एक्टिव करने वाला कौन है और मदद करने वाला? तो वो रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच एमिनो एसिड रेजिड्यू एक्सेप्ट द फॉस्फेट ग्रुप विद इन अ बैक्टीरियल रिस्पॉन्स रेगुलेटर? ठीक, व्हिच एमिनो एसिड रेजिड्यू एक्सेप्ट द फॉस्फेट ग्रुप विद इन द बैक्टीरियल रिस्पॉन्स रेगुलेटर? बैक्टीरियल रिस्पॉन्स रेगुलेटर में कौन सा एमिनो एसिड है जो फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करता है? तो इसका उत्तर है एस्पार्टेट। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच रेगुलेटरी फैक्टर ड्राइव्स द एक्टिवेशन ऑफ मोनोमेरिक या हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन बाय स्वैपिंग बाउंड जीडीपी फॉर जीटीपी? कि कौन सा एक रेगुलेटरी फैक्टर या प्रोटीन है जो जी प्रोटीन को चेंज कर देता है? बोला है बाय स्वैपिंग बाउंड जीडीपी फॉर जीटीपी। जहां पर जीडीपी बना हुआ था उस जीडीपी को जीटीपी में बदल देता है, ऐसा कौन है? तो कौन है? ग्वानिल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, उसके जीडीपी को जीटीपी में चेंज कर देता है, जी प्रोटीन के, है ना, जो अल्फा में जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं जी। व्हिच एंटीबॉडी आइसोटाइप इज सीक्रेटेड एज अ पेंटामर एंड सर्व्स
एज द प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले बनने वाला जो एंटीबॉडी जो कि पेंटामर होता है, कौन होता है बोलने पर आईजीएम। ठीक। व्हिच सरफेस मार्कर प्रोटीन क्लस्टर इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड ऑन द हेल्पर टी सेल यानी टीएच सेल टू फैसिलिटेट बाइंडिंग टू एमएचसी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल। एमएचसी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए टी सेल के ऊपर में ऐसा कौन सा सरफेस मार्कर पाई जाती है टीएच सेल के ऊपर में? तो टीएच सेल के ऊपर में क्या होता है? CD4 होता है, और टीसी सेल के ऊपर में CD8 होता है, वो MHC1 को बाइंड करता है। ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूं। व्हिच पाथवे ऑफ द कंप्लीमेंट एक्टिवेशन सिस्टम इज ट्रिगर डायरेक्टली बाय द बाइंडिंग ऑफ मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन टू माइक्रोबियल कार्बोहाइड्रेट? यदि कोई माइक्रोबियल कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड में आ जाता है तो इसमें से कौन सा जो कंप्लीमेंट पाथवे है वो चलता है? तो लेक्टिन पाथवे। यहां पर लिखा भी है मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन, तो लेक्टिन पाथवे चलता है। क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच मल्टी सब यूनिट सेल सरफेस कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ साइटोसोलिक एंडोजीनस प्रोटीन इनटू पेप्टाइड फॉर लोडिंग ऑन टू MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल? यदि MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो सीधी सी बात यहां पर 26H प्रोटेजोमल कॉम्प्लेक्स काम में आता है। जब भी एंडोजिनस एंटीजन हमारे सेल्स में होल करके एंट्री मारता है साइटोप्लाज्म में, तो वहां पर उसको 26H प्रोटेजोमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक कर देता है। और यदि कोई एंटीजन एक्सोजिनस एंटीजन हमारे एंडोसाइटिक वेसिकल के द्वारा अंदर आता है तो उसको लाइसोसोम में उसको ब्रेक किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। व्हिच ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स शटल्ड प्रोसेस्ड एंटीजेनिक पेप्टाइड फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो प्रोसेस्ड एंटीजन को, पेप्टाइड को जो कि साइटोसोल में था, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ल्यूमेन तक खींच के ले जाता है? तो कौन है वो? टैप 1 एंड टैप 2 कॉम्प्लेक्स। इसको याद रखना, एंटीजन की बात कर रहा है। ठीक, कौन सा एंटीजन? प्रोसेस्ड एंटीजन। अगला क्वेश्चन नंबर 21। व्हिच स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फ्रेगमेंट शील्ड द पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल इनसाइड द ER टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर लोडिंग? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में जो MHC मॉलिक्यूल 2 पाई जाती है, वहां पर चूंकि MHC मॉलिक्यूल 2 है तो वहां पर जो पेप्टाइड बाइंड होगा तो उसके पहले कौन वहां पर उसके जगह को बाइंड करके रखता है? फिर जब MHC2 के ऊपर जब कोई एक्सोजिनस एंटीजन आता है फिर वो बाइंड होता है, तो उसके पहले कौन बाइंड करके रखता है MHC2 के ऊपर? तो MHC2 के ऊपर कौन बाइंड करके रखता है जी? वह इनवेरिएंट चेन, इनवेरिएंट चेन। ठीक, ये अगला। व्हिच एंजाइम फैसिलिटेट द डिग्रेडेशन ऑफ द क्लीफ फ्रेगमेंट टू परमिट एक्सोजिनस एंटीजन लोडिंग ऑन MHC सेकेंड मॉलिक्यूल विद इन एंडोजोमल कंपार्टमेंट? क्या बोल रहे हैं? MHC सेकेंड मॉलिक्यूल जो होता है वहां पर जो क्लिप पहले से जुड़ा रहता है, इनवेरिएंट चेन बाद में क्लिप में बदल जाती है ना, ये इनवेरिएंट चेन बाद में क्लिप में बदलती है, तो जो क्लिप फ्रेगमेंट रहता है उस क्लिप फ्रेगमेंट को कौन हटाता है बोल रहे हैं? व्हिच एंजाइम फैसिलिटेट द डिग्रेडेशन ऑफ क्लिप बोल रहे हैं, क्लिप को कौन डिग्रेड करता है और उसके बदले में फिर वास्तविक पेप्टाइड एंटीजन को बाइंड करवाता है? तो कौन है बोलने पर वो HLA-DM। ठीक, DM। DM हमेशा MHC2 और एक्सोजिनस एंटीजन को बाइंडिंग में मदद करते हैं। M फॉर मदद और O फॉर अपोजिट। HLA-DO बोलोगे तो अपोजिट हो गया, समझाने के लिए ये बस, ये मदद नहीं करते, अपोजिट है। DM मतलब मदद। MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल और एक्सोजिनस एंटीजन को जुड़ने में कौन मदद करता है? DM। क्वेश्चन 23। व्हिच सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन एंजाइम कॉम्प्लेक्स mediates the deliberate looping and looping out splashing of VDJ gene segment during lymphocyte development?
कि जब भी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट होता है, जैसे बी सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, उस समय VDJ जो जीन होता है वहां पर लूपिंग आउट और लूपिंग वाली जो वहां पर चेन बनती है, तो उस कॉम्प्लेक्स में कौन सा एंजाइम वहां पर काम करता है, और VDJ में ये क्या करता है बोलने पर, रिकॉम्बिनेशन करता है, सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है। तो कौन सा एंजाइम है वो, जब VDJ जीन पर काम करके वहां पर रिकॉम्बिनेशन के काम को करता है। तो 23 में क्या हो जाएगा, 23 RAG1 और RAG2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। व्हिच टेम्पलेट इंडिपेंडेंट DNA polymerase add random n nucleotide to single strand loop during VDJ junctional। VDJ जंक्शन जहां पे होता है ना, फिर लिखा है रेस्ट्रिक्टरिंग टू इंक्रीज एंटीबॉडी डायवर्सिटी। एंटीबॉडी डायवर्सिटी को बढ़ाने के लिए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम करने वाला ऐसा कौन सा एंजाइम है यहां पर, जो कि रैंडम एन न्यूक्लियोटाइड को किसी सिंगल स्ट्रैंड में लूप में जोड़ता है। तो कौन है वो, 24 का TDT, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। व्हिच प्राइमरी lymphoid organ is the exclusive site where immature T cell undergo positive and negative selection to ensure self tolerance। कि इमेच्योर टी सेल का प्रॉपर मेच्योरेशन कहां पे होता है बोल रहा है भाई, शुरू में तो बोन मैरो में बनता है, उसके बाद कहां जाता है, थाइमस में जाता है, फिर कॉर्टेक्स मेडुला पार्ट पे उसका पॉजिटिव सिलेक्शन नेगेटिव सिलेक्शन होता है। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। व्हिच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रिवेंट सिस्टेमिक ऑटोइम्यूनिटी बाय ड्राइविंग द एक्टोपिक एक्सप्रेशन ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक पेरिफेरल सेल्फ एंटीजन इनसाइड द थाइमस मेडुला। थाइमस के थाइमिक मेडुला बोला है, थाइमस के मेडुला में, ठीक, जो भी घटना घट रही हुई है। तो देख लो क्या बोल रहे हैं, व्हिच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रिवेंट, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो रोकता है किसको, सिस्टेमिक ऑटोइम्यूनिटी, हमारे बॉडी में जो ऑटो इम्यूनिटी होता है उस ऑटो इम्यूनिटी को रोकता है, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, बाय ड्राइविंग द एक्टोपिक एक्सप्रेशन ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक पेरिफेरल सेल्फ एंटीजन इनसाइड द थाइमिक मेडुला। हमारे थाइमस के मेडुला में हमारा जो पेरिफेरल सेल्फ एंटीजन है उसके जो कहीं भी एक्सप्रेस होने वाला जो काम है उस काम को रोकने वाला ऐसा कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो 26 उत्तर हो जाएगा एरी, ऑटो इम्यून रेगुलेटर। ऑटो इम्यून को होने नहीं देता भाई, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा तो बहुत मुसीबत में आ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच सेल सरफेस इंटरेक्शन प्रोवाइड द एसेंशियल सेकेंडरी को-स्टिमुलेटरी सिग्नल रिक्वायर्ड टू फुल्ली एक्टिवेट ए नेटिव टी सेल ड्यूरिंग एंटीजन प्रेजेंटेशन। जब एंटीजन प्रेजेंटेशन हो रहा होता है, ठीक, तो उस समय जो टी सेल होता है, टी सेल में एक को-स्टिमुलेटरी सिग्नल चलता है, उसके लिए इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। तो व्हिच सेल सरफेस इंटरेक्शन प्रोवाइड, कौन सा सेल सरफेस इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है एक को-स्टिमुलेटरी सिग्नल, तो ये है CD28 ऑन टी सेल बाइंडिंग B7 ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। B7 को CD80 या CD86 कहते हो। तो एंटीजन को प्रेजेंट करने वाला सेल जैसे बी सेल के ऊपर में CD80/86 मिलेगा और टी सेल के ऊपर में CD28 मिलेगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच कोर हाइपर म्यूटेशन एंजाइम ट्रिगर सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन एंड क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन इन एक्टिवेटेड बी सेल बाय डीएमिनेटिंग साइटोसिन इनटू यूरासिल। ऐसा कौन सा यहां पर एंजाइम है जो साइटोसिन को यूरासिल में बदल देता है डीएमिनेशन करके, किसमें, अभी बी सेल में। तो एक्टिवेटेड बी सेल के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो साइटोसिन को डीएमिनेशन करके यूरासिल में बदल देता है और वहां पर क्लास स्विचिंग कर देता है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है बोलने पर
28 का हो जाएगा हमारा AID, एक्टिवेशन इंड्यूस्ड साइटिडीन डीएमिनेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। व्हिच मास्टर रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोग्राम द डिफरेंशिएशन ऑफ नेटिव CD4 टी सेल, CD4 टी सेल मतलब TH सेल, ये इनटू इम्यूनोसप्रेसिव रेगुलेटरी टी सेल। TH सेल को रेगुलेटरी टी सेल में, ठीक, प्रोग्राम करने के लिए कौन सा मास्टर रेगुलेटर यहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो TH सेल को रेगुलेटरी टी सेल में इम्यूनोसप्रेसिव रेगुलेटरी टी सेल में बदलने के लिए कौन सा यहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है FOXP3, FOXP3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच कंपोनेंट ऑफ द टारगेट सेल मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली क्लीव्ड एंड परफोरेटेड बाय द नेचुरल किलर सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सिक्रेटेड साइटोलाइटिक एंजाइम परफोरिन। तो व्हिच कंपोनेंट ऑफ टारगेट सेल मेम्ब्रेन, किसी सेल को मारना है, किसी सेल को मारना है तो नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा जो टॉक्सिन निकाला जाता है और किसी टारगेट सेल के कौन से पोर्शन को तोड़ देते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन को, लिपिड को तोड़ देते हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर को तोड़ देते हैं। तो 30 का क्या हो जाएगा? बी। भाई जब किसी टारगेट सेल का मेम्ब्रेन टूट जाएगा तो अंदर का सारा मटेरियल बाहर और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए एक बार इतना को हम सेव कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बोल रहा है कि मैच द स्पेसिफिक हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन अल्फा सब यूनिट लिस्टेड इन ग्रुप 1 विद इट्स कोरिस्पॉन्डिंग प्राइमरी डाउनस्ट्रीम इफेक्टर या मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस इन ग्रुप 2। एक तरफ दिया है जी अल्फा सब यूनिट का अलग अलग भाग दिया है, नाम दिया है, एक तरफ दिया है इफेक्टर या आउटकम। ठीक, तो देख लेते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या बोल रहा है कि जी अल्फा एस, एस मतलब स्टिमुलेटरी है, तो स्टिमुलेटरी वाला कहाँ दिया देख लीजिए। ये क्या करता है? ये एक्टिव करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिव करता है। तो पी का हो जाएगा 3। ठीक, पी का 3 कितने जगह पे दिया देख लो भाई, 2 जगह पे दिया है। और जबकि जी अल्फा आई मतलब इनहिबिटरी, ये एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करता है। तो देख लीजिए ये दिया है यहाँ पर चौथे नंबर पे, इनहिबिट एडिनाइलेट साइक्लेज। बस आ गया हमारा फिर उत्तर, 2 मिल जाए तो हमारा उत्तर आ जाता है लगभग। फिर आर का 1 एस का 2, बाकी पढ़ते रहना आप लोग, आर का 1 एस का 2। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 31 का ए। 32 पे आते हैं जी। अब मैच द स्पेसिफिक कंजर्व स्ट्रक्चरल प्रोटीन डोमेन लिस्टेड इन ग्रुप 1 विद इट्स प्रिसाइज बायोकेमिकल लाइगेंड बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी इन ग्रुप 2। एक तरफ दिया स्ट्रक्चरल डोमेन, एक तरफ दिया लाइगेंड बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी। ठीक, तो देख लेते हैं। PSH2 डोमेन स्पेसिफिकली बाइंड टू, ये देख लीजिए, स्पेसिफिकली बाइंड टू द फास्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू विद इन अ स्पेसिफिक मोटिव। ठीक, जो आरटीके चलता है, आरटीके के नीचे की तरफ जो फास्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू होता है वहां पर SH2 कंजर्व डोमेन है, ये बाइंड होता है। तो पी का क्या हो गया भाई हमारे पास? 2। पी का क्या हो गया? 2। पी का 2 2 जगह पे, 3 जगह पे दिया देखो भाई, है ना। चलिए अगला हमारे पास क्यू, SH3 डोमेन स्पेसिफिकली बाइंड टू प्रोलिन रिच, ये है SH3 का प्रोलिन रिच वाला होता है, याद रखना, प्रोलिन रिच पेप्टाइड मोटिव PXXP सीक्वेंस। ठीक, ये हो गया। ये PXXP है, पी मतलब प्रोलिन, एक्स मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फिर पी मतलब प्रोलिन, ये सीक्वेंस होता है। तो P2Q1, P2Q1 भाई 2 जगह पे दिया देखो ये। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं आर का पीएच डोमेन स्पेसिफिकली बाइंड द फास्फोरेटेड इनोसिटोल, ये देखिए PIP3 डोमेन पे फास्फेटिडिल फास्फोराइलेटेड इनोसिटोल फास्फोलिपिड, एग्जाम्पल जैसे PIP3 यहां पर बाइंड होता है ये, तो पीएच डोमेन। तो ये आर का क्या हो जाएगा? 4। तो बच गया एस का 3।
तो देख लीजिए भाई हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा R4 और H3। ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर पे, हमारा उत्तर हो गया ये, बाकी हमारा उत्तर नहीं है ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं जी। मैच द सेकेंडरी मैसेंजर या अपस्ट्रीम सिग्नल मॉलिक्यूल इन ग्रुप 1 विद इट्स प्राइमरी डायरेक्ट टारगेट एंजाइम एक्टिवेटेड डाउनस्ट्रीम इन ग्रुप 2। सिग्नल या मैसेंजर दिया एक तरफ डायरेक्ट टारगेट एंजाइम। कोई भी सिग्नल या मैसेंजर का एंजाइम कौन सा होता है, टारगेट एंजाइम कौन सा होता है भाई, साइक्लिक एमपी दिया, आप कभी पढ़े हैं तो साइक्लिक एमपी का क्या होता है, प्रोटीन काइनेज होता है, ये याद रखना हमेशा। ये दिया देख लीजिए प्रोटीन काइनेज। ठीक, तो पी का क्या हो गया 2, और पी का 2 कितने जगह पे दिया, 2 जगह पे। क्यू का दिया है डाइएसिलिक डैग, प्रोटीन काइनेज सी होता है इसका, प्रोटीन काइनेज सी, ये हो गया। ठीक, तो क्यू का 1, क्यू का 1 देख लीजिए इसमें दिया है, तो 33 का ए हो गया। फिर R4H3, R4 बाकी आप मिला लेना H3, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूं अंदर, आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं जी। मैं ऊपर नहीं पढ़ रहा हूं क्या लिखा है, बस ये बोल रहा है कि एक तरफ सिग्नलिंग पाथवे दिया है, एक तरफ मास्टर रेगुलेटर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट दिया है। कौन सा सिग्नलिंग पाथवे को कौन सा मास्टर रेगुलेटर रेगुलेट करता है। ठीक, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वेंट जहां पर दिया है तो याद रखना वेंट बीटा कैटेनिन जोड़ी है भाई, याद रखना ये, तो वेंट बीटा कैटेनिन, वेंट बीटा कैटेनिन। पी का 3, पी का 3 हो गया। फिर क्यू में हेजॉक सिग्नलिंग, हेजॉक बताइए कहां पे होगा, 34 में क्यू दिया है हेजॉक सिग्नलिंग, क्यू का ये हेजॉक में स्मूदंड, क्यू का 1, क्यू का 1 ये हो गया, और P3Q1 हो गया, तो बाकी को उतार दीजिए आप, R का 4 और नॉच डेल्टा का गामा सेक्रेटेड वाला हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया P2Q1 R4H2, P3Q1 R4H2, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 34 का ए, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35। एक तरफ दिया है सिस्टम कंपोनेंट, एक तरफ बायोकेमिकल फीचर प्रॉपर्टी। हमारा क्वेश्चन है 35। तो सेंसर काइनेज, ये अंडरगो ट्रांस आटो फास्फोरिलेशन ऑन द कंजर्व हिस्टिडीन रेसिड्यू अपन लिगेंड बाइंडिंग, ये ज्यों का त्यों है। फिर रिस्पॉन्स रेगुलेटर एक्ट एज डीएनए बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेटेड बाय टारगेट डोमेन फास्फोरिलेशन, ये भी ज्यों का त्यों है। मतलब पी का 1 क्यू का 2, पी का 1 क्यू का 2 एक ही जगह पे है, सब डायरेक्ट दे दिया है। अच्छा, ये फिर इधर आर का क्या हो जाएगा 4 और एस का 3। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36। एक तरफ दिया इम्यूनोग्लोबुलिन, एक तरफ दिया स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सेक्रेटरी आईजीए, सेक्रेटरी आईजीए, आईजीए का क्या काम है, एग्जिस्ट एज अ डाइमर। मैक्सिमम ये आईजीए डाइमर फॉर्म में मिलता है, याद रखना, ट्रेमर भी होता है टेट्रामर भी होता है, मैक्सिमम डाइमर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ज्वाइन बाई जीएचएन, ये पढ़ चुके हैं। आईजीएम पेंटामर होता है भाई, कहीं पर लिखा होगा पेंटामर, देख लीजिए पेंटामर कहीं लिखा होगा, ये देखिए ये पेंटामर लिखा है ना, आईजीएम पेंटामर ये होता है। तो P का 2 Q का 1 देख लो, P का 2 Q का 1, और कहीं दिया नहीं दिया, तो R4H3, R4H3। ठीक, ये हो गया, बाकी सब पढ़िएगा। आईजीई हमेशा एलर्जी पैदा करता है, याद रखना ये, और आईजीजी सबसे ज्यादा पाने वाला एंटीबॉडी हमारे बॉडी में, ये हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं।
मैच द स्पेसिफिक मोलिकुलर कंपोनेंट इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटिंग। चलिए वो सब नहीं पढ़ते हैं, मोलिकुलर कंपोनेंट दिया एक तरफ सेलुलर रोल या प्रोफाइल दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37। तो टैप 1 टैप 2 हेट्रोडायमर ये होता है रफ एंड डबल रेटिकुलम के ऊपर में और प्रोसेस पेप्टाइड को अंदर लाता है। अभी कुछ समय पहले पढ़े थे हम। तो कहाँ है ये एटीपी बाइंडिंग के सेट है, एटीपी को बाइंड करके काम करता है। ट्रांसपोर्टर दैट पंप साइटोसोलिक पेप्टाइड इनटू द रफ एंड डबल रेटिकुलम। पी का 2 हो गया, P2 दो जगह पे दिया है। उसके बाद देख लीजिए क्यू, इन्वेरिएंट चेन MHC2 मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंड करके रखता है जब तक कि रियल एक्सोजिनस एंटीजन ना आ जाए तब तक। ठीक है, चौथा में देख लीजिए, एक मिनट रुकिए बस। चलिए जी, मैं क्या बोल रहा था, इन्वेरिएंट चेन बाइंड, ये देखिए 4 में आ जाएगा। बाइंड इन न्यूली सिंथेसाइज MHC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल इन द ER ब्लॉकिंग एंडोजिनस पेप्टाइड लोडिंग। कि इस MHC सेकंड मॉलिक्यूल में कहीं एंडोजिनस पेप्टाइड बाइंड ना हो जाए, इसलिए उसको रोक के रखता है ताकि एक्सोजिनस एंटीजन आए वहां पर बाइंड हो पाए। तो क्यू का 4, क्यू का 4 जो बच गया उसको उतार दो भाई। HLADM मदद करता है, ठीक, आर का 1 से हो जाएगा। मदद करता है किसको, एक्सोजिनस एंटीजन को MHC सेकंड में बाइंड होने के लिए, एक्सोजिनस एंटीजन को ना MHC में बाइंड होने के लिए मदद करता है। क्लिप को हटाता है, फ्रेगमेंट करता है, तोड़ देता है। ये पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिर कैलनेक्सिन का स्टेबलाइजेशन का काम होता है ये, एस का 3। ये पूरा जब तक साइटोसिलिक पाथवे, लाइसोसोमल पाथवे या फिर प्रोटियाजमल पाथवे, एंडोजिनस पाथवे नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा आपको। 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। एक तरफ दिया हाइपर सेंसिटिविटी, एक तरफ दिया मैकेनिज्म या प्रोटोटाइप डिजीज, किस प्रकार का डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 38 भाई, टाइप 1, जो टाइप 1 होता है उसमें एलर्जी होती है, याद रखना। ये IgE मेडिएटेड मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन ट्रिगरिंग हिस्टामिन रिलीज, सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस या अस्थमा, ये सब एलर्जी की वजह से हुआ है। टाइप 2 जहां पे आएगा ब्लड रिलेटेड होगा, सब ब्लड एंटीजन वाला होगा। ठीक, तो पहला देख लेते हैं हमारा पी का 3, दो जगह पे दिया है। अगला क्यू, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक, देख लीजिए। IgG या IgM एंटीबॉडी डायरेक्ट अगेंस्ट फिक्स्ड सेल सरफेस एंटीजन, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी से रिलेटेड हुआ ना ब्लड से, तो ये हो गया क्यू का आर, क्यू का आर हो गया जी ये। और R1S2 बाकी सब पढ़ लेना, आप सब पढ़ाया जा चुका है। R1S2 ये हमारा उत्तर हो गया 38 का ए। 39 पे आते हैं जी। अब एक तरफ दिया TH सबसेट, एक तरफ दिया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या साइटोकाइन प्रोफाइल, देख लेते हैं। 39 TH1, TH1 का काम जो है वो ये एक्सप्रेस टी बेट सिक्रेट इंटरफेरन गामा IL2 एक्टिवेट मैक्रोफेज टू क्लियर इंटरसेलुलर पैथोजन। तो पी का 3, पी का 3 दो जगह पे दिया है। फिर क्यू देख लेते हैं, TH2 ये टू एक्सप्रेस गाटा 3 सिक्रेटेड IL4 5 IL13 ड्राइव्स डिफेंस अगेंस्ट हेलमिंथ एंड एलर्जी रिस्पॉन्स। तो क्यू का 1 हो गया, क्यू का 1 यहाँ पे है। P3Q1 R4S2, अब R4S2 कर दीजिए भाई, R4S2, R4S2। ठीक, चलिए उत्तर क्या हो गया 39 का ए। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में दिया है प्रोसेस
एंजाइम दिया एक तरफ, एंजाइम या कोई प्रोसेस दिया, एक तरफ दिया कंट्रीब्यूशन टू रिसेप्टर डाइवर्सिटी। बोल रहा है कि रैग 1 रैग 2 क्या करता है, रैग 1 और रैग 2 क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस टू इंट्रोड्यूस प्रिसाइज डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक। ठीक, किसको पहचानता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक को पहचान करके वहां पर जाके रिकॉम्बिनेशन का काम करता है। तो पी का क्या हो गया 2, अब पी का 2 कितने जगह पे दिया, 2 जगह पे। टर्मिनल डीऑक्सी अभी हमने पढ़ा था इसको, तो टी एंजाइम इसका काम क्या है, इंट्रोड्यूस रैंडम टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एन न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ज्वाइन। अगर डबल स्ट्रैंड को डीएनए जोड़ना है तो रैग 1 रैग 2, सिंगल स्ट्रैंड की बात करें तो टी, तो क्यू का 1, ये हो गया। बाकी देख लीजिए अब, एक R3 और S4, R3 S4 जोड़ दिए, ये हो गया हमारा उत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। एसर्शन दिया है, कथन दिया है और कारण दिया है। ठीक, तो 41 में क्या बोल रहा है देखिए, ए म्यूटेंट सेल लाइन दैट कंप्लीटली लैक ए फंक्शनल टैप 1 टैप 2, टैप 1 टैप 2 ट्रांसपोर्टर क्या बोल रहा है, लैक बोल रहा है, नहीं पाया जा रहा है, एक काम करने वाला ट्रांसपोर्टर नहीं है टैप 1 टैप 2, जो कि रफ एंडोडर्मिक रेटिकुलम के ऊपर में पाई जाती है। एग्जिबिट डिफेक्टिव सेल सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल, बिल्कुल, बट मेंटेन नॉर्मल सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल। एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल नॉर्मली एक्सप्रेस होगा बोल रहे हैं। ठीक, तो बिल्कुल एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल तो नॉर्मली एक्सप्रेस होगा, लेकिन उसमें एंटीजन नहीं मिलेगा। ठीक, पहला वाला सही बोला है। MSC class 1 molecule assemble and bind endogenous antigenic peptide imported into the rough endodermal reticulum lumen, where MSC class molecule load exogenous peptide within specialized endosomal compartment। ये भी सही बोला है कि MSC class 1 molecule assemble and bind endogenous antigenic peptide इंपोर्टेड इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। MSC 1 जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बाइंड होता है अपने एंटीजन से, जबकि MSC 2 मॉलिक्यूल अपने एक्सोजिनस एंटीजन से कहां बाइंड होता है बोलने पर यह होता है एंडोजोमल कंपार्टमेंट में। यह भी सही है। ठीक, दोनों कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब इसको जानने के लिए आपको पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एसर्शन क्या बोल रहे देख लीजिए, म्यूटेशन इन द ऑटोइम्यून रेगुलेटर एरी जीन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोइम्यून पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम टाइप्स APS1 टाइप्स 1 characterized by वाइड स्प्लिट मल्टी ऑर्गन ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन। यदि ऑटोइम्यून रेगुलेटर जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो APS सिंड्रोम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे अंगों में ऑटोइम्यून डिजीजेज हो जाते हैं। सही बोल रहा है ये। ठीक, दूसरा चीज कि रीजन देखते हैं, द एरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑपरेट एक्सक्लूसिवली इन द बोन मेरो, ये गलत है, बोन मेरो में काम नहीं करता है, ये थाइमस के मेडुला पार्ट पे काम करता है, उसके एपिथेलियल सेल पर। ठीक, ये गलत बोल दिया, ये इन एपिथेलियल सेल ऑफ मेडुलरी थाइमस, यहां पर जो बोला है ये सेंटेंस गलत बोला है। ऑपरेट एक्सक्लूसिवली इन द बोन मेरो बोला, बोन मेरो में काम करता है बोला, गलत, वहां काम ही नहीं करता। काम कहां करता है, थाइमस के मेडुला के एपिथेलियल सेल में, तो ये गलत हो गया हमारा।
ठीक, आगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए भाई, तो ये कथन सही कारण गलत हो गया। तो ए सही आर गलत, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स सी में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। ड्यूरिंग हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन unfused myeloma cell completely fail to survive and form colony when culture in a selective medium containing hypoxanthine, aminopterin and thymidine hat। क्या बोल रहा है कि जब हाइब्रिडोमा सेल का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, तो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल खत्म हो जाते हैं। जब भी माइलोमा सेल अनफ्यूज रहते हैं, मर जाते हैं वो, फेल टू सर्वाइव एंड फॉर्म कॉलोनी व्हेन कल्चर, और जब उनको कल्चर करते हो किसके साथ, हेड मीडियम के साथ, तो वो कॉलोनी बना लेते हैं, बोल रहा है। ये सही बोल रहा है। अगर हेड नहीं डालते तो मारे जाते, हेड डालते तो कॉलोनी बना के ग्रो करते हैं। ये सही बोल रहा है, तो कथन सही हो गया। कारण देखते हैं। aminopterin blocks the de novo nucleotide synthesis pathway by inhibiting dihydrofolate reductase। जो aminopterin होता है वो डी नोवो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे को रोक देता है। किसको रोक करके, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को रोक करके। ये भी सही है। एंड माइलोमा सेल लैक ए फंक्शनल एचजीपीआरटी एंजाइम, माइलोमा सेल के पास एचजीपीआरटी एंजाइम नहीं पाई जाती है फंक्शनल वाला। ये भी सही है। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम यूटिलाइजिंग द साल्वेज पाथवे, क्योंकि एचजीपीआरटी एंजाइम नहीं पाई जाती है तो उसको साल्वेज पाथवे को यूटिलाइज करने से रोक दिया जाता है। तो उसके पास ना तो डी नेवो पाथवे हो रही है, ना तो साल्वेज पाथवे हो रहा है, इसलिए वो सेल क्या हो जाता है, मारा जाता है। ये सही है। कैसे होता है इसको जानने के लिए पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, दोनों चीजें हो गए भाई, सही हो गया। तो 43 का क्या हो जाएगा, ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। एसर्शन देखते हैं। कारण, इन एन इंडिविजुअल लैकिंग ए फंक्शनल एक्टिवेशन इंड्यूस्ड साइटिडीन डीएमिनेज एड एक एंजाइम है। इन एन इंडिविजुअल लैकिंग, एक इंडिविजुअल में ये एड एंजाइम नहीं है, बोल रहा है। द जनरेटेड एंटीबॉडी पूल शो ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन एंड क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन। तो उस व्यक्ति में द जनरेटेड एंटीबॉडी पूल शो ए कंप्लीट एब्सेंस, एब्सेंस बोल रहा है, तो उस व्यक्ति में कभी सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन और क्लास स्विच जैसी घटना देखने को नहीं मिलती है, बोल रही। बिल्कुल सही है कि उसको करने वाला एड एंजाइम था और वही नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। तो कथन तो सही हो गया। कारण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44। हाँ, एड इंट्रोड्यूस रैंडम टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक, क्या बोल रहा है, ये एड एंजाइम जो है इंट्रोड्यूस रैंडम टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एड न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन डायरेक्टली इनटू द जंक्शनल कोडिंग VDJ रीजन। ये इंडिपेंडेंट एन न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन नहीं करता है। ठीक, और दूसरा चीज, इनटू द जंक्शनल कोडिंग ज्वाइंट VDJ रीजन ड्यूरिंग द प्रो बी सेल बोला है। बिल्कुल नहीं, एड जो काम करता है ना वो मैच्योर एक्टिवेटेड बी सेल के ऊपर काम करता है। मैच्योर एक्टिवेटेड बी सेल के ऊपर काम करता है, जबकि वो ऑप्शन में नहीं दिया है हमारे। ठीक, और वो ये एन न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करता है। ठीक, इंडिपेंडेंट एन न्यूक्लियोटाइड तरीके से काम नहीं करता है। तो दोनों चीज नहीं है। तो हमारा क्या सही हो गया, क्या गलत हो गया, कथन सही कारण गलत। तो क्या हो जाएगा हमारा 44 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे। एसर्शन देख लीजिए। टारगेट सेल एपोप्टोसिस induced by cytotoxic T lymphocyte via the perforin granzyme pathway is heavily dependent on the presence of extracellular calcium ion। बिल्कुल, जब भी कभी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट काम करता है
तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। ये बिल्कुल सही है, सही है पहला वाला। रीजन देख लेते हैं। ठीक, ग्रेंजाइम बी इज अ स्पेशलाइज्ड सेरीन प्रोटीजेस, ये तो सही है, सेरीन प्रोटीजेस है, दैट रिलाइज on extracellular calcium cofactor to cleave and activate it executioner caspase 3 within the target cell cytoplasm। यहाँ पर सेरीन प्रोटीजेज ठीक है, लेकिन ये जो ग्रेंजाइम भी होता है इसको काम करने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, बोल रहा है, ये गलत है। इसको काम करने के लिए किसी प्रकार के एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ग्रेंजाइम बी को काम करने के लिए किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है। ठीक, तो 45 का क्या हो जाएगा हम लोगों का? फिर असर्शन सही हो गया, रीजन गलत हो गया। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। असर्शन, इन सेल treated with cholera toxin, there is a massive and a sustained increase in the intracellular cyclic EMP level and continuously drives downstream protein kinase A activation। बिल्कुल सही। यदि किसी सेल को कोलेरा टॉक्सिन से ट्रीट करते हो तो वहां पर आप देख पाते हो कि साइक्लिक एम्पिक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आगे देखते हो तो प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। अगला रीजन, कोलेरा टॉक्सिन कैटेलाइजेज द एडीपी राइबोसिलेशन। बिल्कुल, कोलेरा टॉक्सिन जो होता है ना, जो जी प्रोटीन का अल्फा होता है, एक्टिवेटेड अल्फा को एडीपी राइबोसिलेशन कर देता है, उसको परमानेंटली एक्टिव कर देता है। तो एडीपी राइबोसिलेशन ऑफ द जी अल्फा एस सब यूनिट ऑफ हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन इनहिबिटिंग द इंट्रिंसिक जीटीपीएच एक्टिविटी, जी प्रोटीन के जीटीपीएच एक्टिविटी को रोक दिया, एंड ट्रैपिंग इट इज परमानेंटली एक्टिव साइट, और उसके एक्टिव साइट को परमानेंटली एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से लगातार आगे की तरफ साइक्लिक एम्पी की लेवल बढ़ती जाएगी, प्रोटीन काइनेज ए ज्यादा काम करते रहेगा और डिहाइड्रेशन होता रहेगा, जिसको डायरिया कहते हो। तो 46 का हो जाएगा, दोनों सही। तो ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं, रुकिए। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, लिगैंड बाइंडिंग टू ए क्लासिक रिसेप्टर टायरोसिन कैनेज। आरटीके के ऊपर में जब लिगैंड बाइंडिंग होता है तो इंड्यूस ए कन्फर्मेशनल चेंज दैट प्रमोट रिसेप्टर डाइमराइजेशन, तब आरटीके का रिसेप्टर डाइमराइज हो जाता है, बोले, ये बिल्कुल सही है। एंड सब्सिक्वेंट क्रॉस फास्फोराइलेशन टू टायरोसिन रेजिड्यू, और उसके नीचे साइटोस्लिक पार्ट पर जितना टायरोसिन होते हैं अपने आप में आपस में क्रॉस फास्फोराइलेशन करते बोल रहे, ये भी सही है। तो एसेशन तो बिल्कुल सही हो गया। रीजन तरफ आते हैं। ठीक, phosphorylation of specific tyrosine residue within the activation loop structurally open up the kinase domain, enhancing it catalytic activity and creating docking site up for SH2 domain containing protein। ये जो बोल रहे हैं ना कि नीचे साइड में एक स्पेसिफिक जगह पे जब टायरोसिन रेसिड्यू पर फास्फोराइलेशन होता है, वहां पर स्पेशल प्रकार का प्रोटीन SH2 डोमेन आके जुड़ता है, ये भी सही है। लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे को ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन दिया जा रहा है वो रीजन ए के लिए करेक्ट नहीं है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो दूसरी बात है पहली बात को साबित नहीं करता है। जानने के लिए आपको आरटी के पाथवे पढ़ना पड़ेगा, इंसुलिन सिग्नलिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे।
एसर्शन, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन या डिलीशन इन P10 ट्यूमर सप्रेसर जीन। एक ट्यूमर को रोकने वाला कोई जीन था, उसमें ही म्यूटेशन हो गया, काम नहीं कर पा रहा है। ट्यूमर रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। फिर रिजल्ट इन द हाइपर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज बी AKT, प्रोमोटिंग अनरेगुलेटेड सेल सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन। बिल्कुल, प्रोटीन काइनेज बी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और लगातार सेल को डिवाइड करेगा, बहुत सारे सेल सर्वाइव करेंगे, मरेंगे नहीं, तो कैंसर हो जाएगा। तो एसर्शन बिल्कुल सही है। रीजन की बात करते हैं, P10 फंक्शन एज ए डेडिकेटेड लिपिड फॉस्फेटेज दैट डायरेक्टली रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द थर्ड पोजीशन ऑफ PIP3, कन्वर्टिंग इट बैक टू PI45P2। PIP3 से PIP2 बना देता है कौन? P10 फंक्शन एज ए डेडिकेटेड लिपिड फॉस्फेटेज, एक प्रकार का लिपिड फॉस्फेटेज है, लिपिड में जो फॉस्फेट जुड़ा होता है उसको हटाने वाला काम करता है। तो PIP3 में जो तीसरे पोजीशन पे जो फॉस्फेट है उसको हटा करके केवल चौथा पांचवा को रहने देता है। देखो ऐसे बना देता है, बोल रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो दोनों चीजें सही है। P10 भी, जो P10 है नहीं, ये लिपिड फॉस्फेटेज है, ये PIP3 का थर्ड पोजीशन के फॉस्फेट को हटा करके केवल दो फॉस्फेट को रहने देता है, ये भी सही है। तो 48 का एसर्शन रीजन दोनों सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ये और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। 49 पे आते हैं जी। अब इन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल वेंट लाइगेंट, वेंट ऑन स्टेट, वेंट यदि है तो काम कर रहा है तो ऑन स्टेट है। बीटा कैटेनिन स्केप डिग्रेडेशन, बीटा कैटेनिन टूटने से बच गया आप, क्योंकि वेंट जब नहीं होता तो टूटते रहता था। स्केप डिग्रेडेशन, एक्यूमुलेशन इन द साइटोसोल, अब साइटोसोल में जमा होने लगता है, एंड ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस टू ड्राइव द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन। यदि वेंट है तो बीटा कैटेनिन नहीं टूटता है और सीधा साइटोसोल से होते हुए न्यूक्लियस में चला जाता है और वहां पर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देता है। ये असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, वेंट बाइंडिंग टू फ्रीजल रिसेप्टर, जैसे ही वेंट फ्रीजल रिसेप्टर में बाइंड करता है, एक्टिवेट द डिसवेल्ड प्रोटीन which directly ubiquitinates बीटा कैटेनिन। बोला कि जब वेंट फ्रीजल में बाइंड करता है तो डिसवेल्ड प्रोटीन डायरेक्ट जाकर के बीटा कैटेनिन को यूबिक्विटिनेट करता है। गलत, डिसवेल्ड कभी भी यूबिक्विटाइन नहीं करता है। डिसवेल्ड प्रोटीन स्टेप बाय स्टेप और प्रोटीन को एक्टिव करते हैं, वो प्रोटीन जाकर के बीटा कैटेनिन को यूबिक्विटिनेट करते हैं। ठीक, कभी भी डिसवेल्ड डायरेक्ट नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक, ये गलत हो गया। अलोइंग इट टू बाईपास द स्टैंडर्ड प्रोटियाजोम पाथवे, ये डिस्पेल्ड प्रोटिया जो डिस्पेल्ड यूबिक्विटिनेट करता है, तोड़ देता है बीटा कैटेनिन को, बोल रहा है, तो ये गलत बोल रहा है। तो ए सही, बी आर गलत। तो ऑप्शन सी H2 R इज फॉल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। assertion, activated G protein couple receptor undergo rapid desensitization and endocytosis even if their extracellular stimulating ligand remain continuously bound। क्या बोल रहा है कि एक्टिवेटेड G protein GPCR undergo rapid desensitization and endocytosis even if their extracellular stimulating ligand remain continuously bound। बोल ये रहा है कि जब GPCR इस प्रकार से रहता है, 7 बार रहता है ना, 1 2 3 4 5 6, 7 बार रहता है भाई, देख लेना आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां पर उसका लाइगेंड बना हुआ है। तो जब जीपीसीआर को रैपिड सेंसिटाइजेशन करना होता है तो ये पूरे सहित क्या करते हैं, इसको अंदर ले आते, खींच लेते हैं, एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अगला क्या बोल रहा है फिर देख लीजिए, जीपीसीआर काइनेज, जिसको जीआरके के नाम से जानते हैं, specifically phosphorylate the intracellular loop of the active receptor, creating a unique structural motif that recruit arrestin। कि जीआरके जब फास्फेट जोड़ देता है ना, यहां पर जब एक्टिव रिसेप्टर में फास्फेट जोड़ देता है तो फास्फेट जुड़ने के बाद
अब अरेस्टिन प्रोटीन आता है, सबको पकड़ लेता है और अंदर की तरफ एंडोसाइटोसिस करके ले आता है। टू स्टेरिकली ब्लॉक फर्दर जी प्रोटीन कपलिंग। अब जी प्रोटीन को काम करने नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप पढ़िएगा इसको, और इस प्रकार से दोनों सही हो जाएंगे हमारे। तो 50 का हो गया ए। फिर वही बोलूंगा मैं कि टोटल कितना प्रश्न बनाए हो। यदि कोई भी परीक्षा नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें, तो पूरा प्रश्न बनाया करें। जैसे इसमें 50 था, 50 बनाए। मान लीजिए 5 गलत हुआ, 5 गलत लिख दीजिए। सही अगर 45 हुआ तो 45 लिख दीजिए। सही अपना नाम लिख करके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कर दीजिए, ठीक है। और कोई व्यक्ति यदि नए हो, कोई बच्चा नया है अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, पहला वीडियो मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल में विजिट करें, प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर सीजी सेट 2026 लाइफ साइंस को ओपन करें और वहां पर ढेर सारे टेस्ट, हमारे सभी टेस्ट को दिलाएं और अपना नंबर कितना हो रहा है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जरूर करें। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। एक बार पुनः आप सभी भारतवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।